मित्रों, जैसा कि हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत जलवायु को पढ़ रहे थे, इसमें मैंने दक्षिण पश्चिम मानसून के संदर्भ में डिटेल से समझा था। तो आपको पता था कि उसमें हमने दो शाखाओं को अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। और ये शाखा जो है, इसको दो रूप में विभाजित कौन करता है? ये करता है भारत का प्रायद्वीप, राइट। तो भारत का जो प्रायद्वीप है, एक्चुअली में देखा जाए वो हिंद महासागर में स्थित है। ओके, कहाँ है? हिंद महासागर में नीचे स्थित है। तो हिंद महासागर में जब स्थित है तो वहाँ से जब भूमध्य रेखा को पार करती है वायु, तो भूमध्य रेखा को जब पार करती है तो आपको पता होना चाहिए कि बीच में जब वायु इस प्रकार से चलती है, दक्षिणायन चलती है, मतलब कि पूर्वी ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये गतिमान करती है, तो फिर क्या होता है कि ये भारत में बीच में पड़ता है। तो भारत को क्या करती है, ये वायु क्या है, भारत है, उस वायु को दो भागों में विभाजित कर देता है। एक एक इसकी जो शाखा है वो चली जाती है इधर बंगाल की खाड़ी की दिशा में, और एक शाखा जो है वो इधर हो जाती है आपके अरब सागर से होती हुई इधर राजस्थान गुजरात इधर होती ही निकलती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने इनके विषय में डिटेल से समझाया था, राइट। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे ना, वो इसी को और अध्ययन करके पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट अभी इंपॉर्टेंट रह गए हैं, वो कंप्लीट करना बाकी है। तो अगर हम इसको और डिटेल से समझ लेते हैं तो निश्चित ही हम इसको पूर्ण अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है वो ग्रीष्मकालीन में आता है, राइट। जब भारत में जो कर्क रेखा है, जो भारत को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, तो इसी कर्क रेखा को सूर्य जो है वो फॉलो करते हुए चलता है। मैंने आपको बताया था कि सूर्य जो है वो अक्षांश रेखा को फॉलो करता है। ओके, तो अक्षांश रेखा में आपकी ये कर्क रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। तो कर्क रेखा में आप जानते हो जब सूर्य फॉलो करता है तो उस समय भारत में जो स्थिति रहती है वो ग्रीष्मकालीन की रहती है, राइट। वो ग्रीष्मकालीन की रहती है, क्योंकि उस समय देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन रहता है। जब कर्क रेखा पे सूर्य आता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है। ओके, और ग्रीष्म ऋतु में आप जानते हो ग्रीष्मकालीन स्थिति बनती है। तो ग्रीष्मकालीन में आपको पता होना चाहिए कि जब वो ग्रीष्मकालीन में सूर्य जो होता है कर्क रेखा पे गुजरता है, तो उस समय जो पवनें होती हैं वो ITCZ को फॉलो करती हैं। तो ITCZ कहाँ पे बनता है? ये कर्क रेखा पे बनता है, लेकिन कर्क रेखा की एक एक्चुअल वैल्यू पे नहीं बनता है। वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो थोड़ा आप जानते हो जिगजैग तरीके से बनता है। वो मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, वो अब यहाँ पे नहीं पढ़ना है। मुझे बस ये पढ़ना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत जो अरब सागर शाखा है और बंगाल की खाड़ी की शाखा है, इसमें विशेष अध्ययन और क्या बाकी रह गया है उसको थोड़ा और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आपको मैंने कल काफ़ी नॉलेज में आपको अध्ययन कराया था। आज जो है इसमें और थोड़ा ज्ञान से गहराई से समझते हैं, तो आपको निश्चित ही इसमें काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी। देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि एक मिनट, देखो, मैंने आपको बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। इस मानसून का अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा इसी से बारिश होती है, 75%। क्यों? इसमें आप जानते हो लौटता हुआ मानसून भी शामिल होता है, लौटता हुआ मानसून भी इसमें शामिल होता है। जो मैंने आपको बताया था, जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है वहाँ पर जो कई सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि आप जानते हो उधर पटकोई है, नागा हिल है, मिजो पहाड़ी है, मिसी पहाड़ी है, राइट। इसी में आप जानते हो मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं। ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको मिल जाएगी पहाड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जानते हो लंबा पहाड़ी है। तो आप जानते हो ये जो पहाड़ियाँ वहाँ मिलती हैं, तो इन्हीं पहाड़ियों में आप जानते हो यही जो वायु है वहाँ टकराती है। तो वहाँ टकराने के बाद वो एक निश्चित दिशा में वहाँ घूमती भी है। ओके, भंवर का रूप भी लेती है, लेकिन जब जब तक वो भंवर का रूप लेती है जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता है। जब वहाँ पे ठंडा होता है तो वो बन जाता है हाई प्रेशर। और आप जानते हो उत्तर भारत में आप जानते हो कर्क रेखा तो है ही उधर साइड में। तो कर्क रेखा में आप जानते हो उसके लगा लगा जो क्षेत्र है उधर आप जानते हो इतना निरंतर उधर बारिश नहीं जा पाती दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इस वजह से उधर आप जानते हो कैसा रहता है, लो प्रेशर रहता है। तो यही जो मानसून है दक्षिण पश्चिम में जो उधर बंगाल की खाड़ी होते हुए गया है, यही इधर क्या करता है वापस लौटता है आपके
इधर पश्चिम की दिशा में घूमता है। एक्चुअली में वो रहता ऊपर की दिशा में, क्योंकि वायु की जो दिशा होती है ऊपर रहती है। लेकिन आप जानते हो कि ऊपर जो है हिमालय है, तो हिमालय को वो पार नहीं कर पाती, लेकिन हिमालय को घिसटती हुई चलती है, क्योंकि उसकी दिशा जो होती है ऊपर साइड रहती है। लेकिन क्या किया जाए, वो पर्वत है, पर्वत को नहीं काट पाती है। तो पर्वत को जब नहीं काट पाती है तो पर्वत को घसीटते हुए चलती है। ओके, घसीटते हुए चलती है। तो आप जानते हो उसके किनारे किनारे, आप जानते हो हिमालय किनारे किनारे तराई प्रदेश एक आपको मिलेगा, दलदली क्षेत्र आपको मिलेगा। तो ये दलदली क्षेत्र, वहाँ बहुत बारिश होती है। शिवालिक श्रेणी में आपने देखा हो बहुत बारिश होती है। कारण क्या है कि वहाँ पे पवन चढ़ती है, और जब पवन चढ़ती है तो आपको पता होना चाहिए कि वह क्या करती है, आर्द्रता को धारण करेगी। निश्चित ही वो 100% सापेक्षिक आर्द्रता हो जाएगी, फिर वो काफ़ी मात्रा में बारिश करेगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको मैंने कल बताया था, लेकिन आज हम इसको और गहराई थोड़ा समझते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे आपको पहले ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि आपको जैसे ये हमारा भारत है। ओके, क्या है, ये हमारा भारत है। तो आप जानते हो कि पवन जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून है, वो ग्रीष्मकालीन में आता है। जैसे आप जानते हो कि ये हमारी जो क्या है, ठीक है, वैसे यहाँ नहीं होती है। आपको एक मिनट, इस प्रकार से होती है, नीचे से जाती है, यहाँ त्रिपुरा होती हुई। ओके, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा का जो नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला भाग है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। ये क्या है, पूरा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। राइट। तो जब पवन इस प्रकार से चलती हैं, जब पवनें इस प्रकार से चलती हैं, वो पवनें जो हैं इसको दो भागों में विभाजित कर देती हैं। राइट। पवनें जो हैं वो इसे दो भागों में विभाजित हो जाती हैं स्वयं में। वो क्यों, क्योंकि आप जानते हो इस प्रकार से जब पवन चल रही है तो ये प्रायद्वीप का हिस्सा है, ये प्रायद्वीप का हिस्सा है। तो इस हिस्से को वो क्या करती हैं, इसके ऊपर से यहाँ पे तो बहुत सारी पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। राइट, पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। तो कुछ वायु जो है इस पे भी टकराती है, और कुछ वायु इधर से निकलती है, इस साइड से। तो आप जानते हो इसकी जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं। पहली अरब शाखा, अरब सागर की शाखा बनती है। राइट। और दूसरी जो बनती है वो बनती है आपकी बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये एक्चुअली में जो शाखाएं हैं ना, ये वायु है। राइट, ये वायु की शाखाएं हैं। ठीक है। तो आप जानते हो कि ये जैसे वायु आई, तो ये वायु आई। राइट, ये वायु आई। तो ये वायु जब आती है तो हम आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मानसून जब दस्तक देता है भारत में, वो कब देता है, 1 जून को। तो 1 जून को यहाँ पर दस्तक देता है, अर्थात मालाबार केरल के तट पर यहाँ पे देता है दस्तक 1 जून को। राइट। अब 1 जून के बाद आप जानते हो यहाँ तक अगर आप अवधि देखोगे ना, तो 1 जून की एक समान नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि 1 जून को जब यहाँ दस्तक देगा तो इस साइड में अगर आप पवनें जो होती हैं वो यहाँ पहले नहीं पहुँच जाएंगी, वो एक्चुअली पहले यहाँ आएंगी, इसके बाद कुछ समय बाद यहाँ आएंगी, कुछ समय बाद यहाँ आएंगी। तो इस प्रकार से जैसे कि जून में इधर कुछ 5 जून को आएंगी, 10 जून को आएंगी, 15 को आएंगी, इधर 20 को, 25 को, इस प्रकार से यहाँ आती हैं। राइट। एक ही जून को सभी जगह नहीं आती हैं, एक ही जून को सब जगह नहीं पहुंचती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि वायु जो है, आप ये भारत जो है, भारत की जो स्थिति है थोड़ा इस प्रकार से है। आप जानते हो उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसकी वजह जो पवनें होती हैं इस दिशा में चलती जरूर हैं। लेकिन आप जानते हो कि ये आप जानते हो कि यहाँ पर जो पवन आएगी, राइट, तो वो इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए कि जो पवन यहाँ टकरा रही है तो वही पवन अगर सेम कंडीशन देखोगे तो यहाँ टकराएगी। राइट। तो अब इस प्रकार से टकराना चाहिए, लेकिन भारत की स्थिति है क्या ऐसी, भारत की स्थिति इस प्रकार से है। तो यहाँ वाली जो पवनें जो टकरा रही हैं इस दिशा में, वो यहाँ तक जब पहुँचेगी, यहाँ तक पहुँचेगी तो लगभग उनको काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये लगभग में 20 से 25 जून तक उनको समय लग जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दिशा थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत हजारों किलोमीटर में है। तो इस प्रकार से आप जानते हो कि यहाँ तक जब पवन पहुँचती है, यहाँ तक पवन पहुँचती है तो वो काफ़ी लंबे समय में पहुँचती है। तो आप जानते हो 20-25 जून तक यहाँ तक मानसून यहाँ पर आता है। लेकिन पहला जो मानसून होता है वो इस दिशा में आता है, यहाँ पर भारत के दक्षिण में, ये केरल है, केरल का मालाबार तट पे। ओके।
यहाँ पर 1 जून को आता है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि भारत में क्या मई को मानसून आता है क्या? नहीं। क्या आपको पता है अप्रैल में भारत में मानसून आता है क्या? नहीं। मानसून कब आता है? जून में आता है। मानसून कब आता है? जून में आता है। मई में मानसून अब नहीं आता है, ना अप्रैल में आता है। अप्रैल और मई में आप जानते हो तो क्या होती है, ये वर्षा होती है, लेकिन वो वर्षा किससे होती है? वो होती है चक्रवातों से, राइट। वो वर्षा चक्रवातों से होते हैं, तो चक्रवात से जो वर्षा होती है उसे मानसून में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, उसे मानसून में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए 10% जो बारिश होती है, 10% जो बारिश होती है वो आपको चक्रवातों से मिलेगी। ओके, चक्रवातों से मिलेगी 10% ये प्लस 2% ये, तो 12% जो वर्षा होती है ना, 12% जो वर्षा होती है वो एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो वो मानसून से नहीं होती है। मानसून से नहीं होती है, वो होती है किसकी वजह से? चक्रवातों की वजह से, प्लस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। जबकि मानसून केवल 2 प्रकार से होता है, एक दक्षिण पश्चिम मानसून और एक उत्तर पूर्व मानसून। तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून है, इनसे होने वाली जो वर्षा है वो आपको मिलेगी 75% प्लस 13%, तो लगभग में हो जाता है 88%। तो 88% जो बारिश है वो जो है मानसून के द्वारा होती है, राइट। इतना समझ में आना चाहिए। और 12% जो है वो है, कल मैंने आपको 2% बताया था, एक्चुअली में ये 10% जो था वो मैंने आपको उसमें इसमें मिक्स कर दिया था। ये एक्चुअली में जो है ना चक्रवात से है। ओके, ये चक्रवात से है, ये दिमाग में आपको दोबारा से एक बार देख लेना, ठीक है। अब बात ये आती है कि अरब सागर की शाखा कौन है? ये वाली है, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे ये टकराता है, जैसे ये मानसून यहाँ टकराता है तो वो इस क्षेत्र में टकराता है, राइट, इस क्षेत्र में टकराता है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेंगे तटीय मैदान। यहाँ क्या मिलेंगे? तटीय मैदान। और तटीय मैदान जो है एक्चुअली में 30 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की चौड़ाई में औसतन पाया जाता है। इसका हम ऐसे कह सकते हैं लगभग में 60-65 किलोमीटर जो है, 65 किलोमीटर औसतन जो है इसकी चौड़ाई पाई जाती है तटीय मैदान की। क्योंकि तटीय मैदान आप जानते हो कि तटीय मैदान जो होता है एक्चुअली में ऐसे मैदान होते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस वजह से आप जानते हो कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तटीय मैदान मिलेगा। और तटीय मैदान में आप जानते हो इसके जस्ट यहाँ पर क्या लगेगा, ये वाला जो प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र है ना, ये जो 6 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, पश्चिमी घाट है, ऊपर है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ये जो भी आते हैं ना ठहरा जाते हैं। तो इनमें आप जानते हो कि क्या होता है कि यही जो वायु है निरंतर यहाँ बारिश करती है, निरंतर यहाँ बारिश करती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो ये वायु बारिश करती है वो सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है वो इस क्षेत्रों में होती है, इधर वाले में, राइट, इस क्षेत्रों में, केरल वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। इसके बाद अगर ऊपर देखोगे ना तो इतनी बारिश आपको नहीं मिलेगी, ऊपर देखोगे ना तो इतनी बारिश नहीं मिलेगी। इसका कारण है अभी हम आपको बताते हैं। तो देखो क्या होता है कि इसके, ये तो हो गया आपका क्या, तटीय मैदान। तो तटीय मैदान में मैंने आपको बताया था कौन कौन से तट है। यहाँ गुजरात से आप स्टार्ट कर लो, काठियावाड़ा तट है यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आप आओगे काठियावाड़ा तट। फिर आप जानते हो ये गोवा और कर्नाटक के बीच में है ये कोंकण तट। फिर ये आपको कर्नाटक में मिल जाएगा मैंगलोर तट। इसके बाद आप नीचे आओगे तो ये मालाबार तट। तो ये 4 जो तट हैं, ये जो 4 तट हैं, इन 4 तटों में आप जानते हो बारिश जो होती है वो खूब होती है, लेकिन एक समान नहीं मिलेगी। क्योंकि नीचे वाला जो मालाबार तट है यहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे पहले मानसून यहीं टकराता है, सबसे पहले मानसून यहीं टकराता है। तो यहाँ पे टकराता जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बारिश ज़्यादा होगी। लेकिन इसका कारण एक है कि यहाँ बारिश ज़्यादा क्यों होती है वो आपको हम बताते हैं। देखो क्या होता है कि हमेशा याद रखना कि जो पवनें चलती हैं, जो पवनें चलती हैं, अगर आप इन पवनों की स्थिति देखोगे ना तो इनकी आर्द्रता जो होती है, इनकी आर्द्रता जो होती है वो सभी की एक समान नहीं होती है, सभी की एक समान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कुछ वायु ऐसी होती है जो अपने पास 90% आर्द्रता धारण किए होती है, सापेक्षिक आर्द्रता। कुछ ऐसी होती है जो 95% धारण किए होती है, कुछ ऐसी भी होती है जो 100% धारण किए होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो वायु टकरा रही है, राइट, यहाँ पर जो वायु टकरा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 100% वाली जो वायु है, जो सापेक्षिक आर्द्रता जिसकी 100% है, तो वो तो इन तटीय क्षेत्रों में बारिश करेगी ही, तटीय क्षेत्रों में बारिश करेगी ही, राइट।
और आप जानते हो जो वायु यहाँ पर 95% आ रही है, जो वायु 95% आ रही है, तो आप जानते हो यहाँ पर पाई जाती हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा इस वाले प्रदेश में। एक मिनट, ये आपका क्या है, पूरा तटीय मैदान है, ये वाला भाग आपका तटीय मैदान है, राइट। इसके अंदर आप देखोगे तो क्या है, ये है घाट, या क्या है, पश्चिमी घाट मिलेगा। ये तो वैसे आप जानते हो ये पूरा तटीय मैदान है, और ये जो आपका क्षेत्र मिलेगा ये मिलेगा पश्चिमी घाट। अब ये जो पश्चिमी घाट है, राइट, ये पश्चिमी जो घाट है, इस पश्चिमी घाट में अगर आप देखोगे, ये वाला जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, तो ये पश्चिमी घाट, ये वाला सॉरी, ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। इस पश्चिमी घाट में आपको बहुत ऊंची ऊंची आपको चोटियां मिलेंगी, राइट, ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी। जैसे ही आपने यहाँ पढ़ा हो, यहाँ पर आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगी आपको कालसूबाई, राइट। कालसूबाई आप जानते हो दक्षिण पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है कालसूबाई। कालसूबाई के नीचे आप जानते हो इधर वाले क्षेत्र में आते हो तो यहाँ पर आपको मिलेगी, देखो नीलगिरी मिल जाएगी। तो नीलगिरी जो है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है, राइट। तो यहाँ पर जो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है डोडा बेटा, तो डोडा बेटा आपको मिलेगी। इसके बाद इसके नीचे आओ तो यहाँ पर मिलेगी आपको अन्नामलाई। तो अन्नामलाई की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अनाईमुडी। तो देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये जो सबसे ऊंची जो चोटी है ना, यहाँ पर जो क्या है डोडा बेटा है, नीलगिरी की है, नीलगिरी की। तो ये वैसे तो आप जानते हो तमिलनाडु है और इधर है आपका केरल, तो इन दोनों क्षेत्रों में नीलगिरी फैला है। लेकिन इसकी जो डोडा बेटा है ना, डोडा बेटा है, ये डोडा बेटा जो है एक्चुअली में, डोडा बेटा जिसे बोलते हैं, ये आपको मिलेगी तमिलनाडु में, ये केरल में नहीं है, तमिलनाडु में है। जबकि इसकी पहाड़ी जो है, जिसकी पहाड़ी जो है नीलगिरी की, ये दोनों में है। जबकि इसकी चोटी जो है वो डोडा बेटा वो तमिलनाडु में है केवल, राइट। जबकि नीचे वाला अगर आप देखोगे अन्नामलाई की, तो अन्नामलाई जो एक्चुअली में देखोगे तो ये भी आपको नीचे दोनों मिल जाएगा, ये मिल जाएगा नीचे। लेकिन आप जानते हो कि अन्नामलाई की जो अन्नामुडी जो चोटी है, राइट, ये अन्ना जो मुडी जो चोटी है, ये एक्चुअली में आपको कहाँ मिलेगी, केरल वाले क्षेत्र में मिलेगी, राइट। कहाँ मिलेगी, केरल में, दोनों में है। देखो इसकी डोडा बेटा जो चोटी है वो तमिलनाडु में है, राइट, और इसकी पहाड़ी जो है वो दोनों में है, केरल और तमिलनाडु में। और जबकि नीचे वाला अगर आप देखोगे अन्नामलाई, तो अन्नामलाई जो है एक्चुअली में वो दोनों में है, वो भी केरल है, उसमें तमिलनाडु में है। लेकिन अन्नामुडी जो उसकी सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है। तो ये दक्षिण भारत की अन्नामुडी नहीं, अन्नाईमुडी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। ये आपको कहाँ मिलेगी, केरल वाले में। तो अब बात ये आती है कि जैसे जैसे ये ऊंची चोटियां इधर आपको मिलती हैं, इधर पालनी है, कार्डेमा है, इधर अगस्त मलाई है, ये जो आपको मिलेंगी इधर, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी, ऊंची ऊंची चोटियां मिलेंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वायु जो यहाँ से आ रही है, राइट, एक मिनट, जो वायु यहाँ से आ रही है, इस प्रकार से ये वायु आ रही है, ठीक है। तो ये वायु आप जानते हो जैसे ही यहाँ पे आती है, जैसे यहाँ पे आती है, तो जिस वायु की 100% आर्द्रता है, जिस वायु की 100% आर्द्रता है, वो वायु पहले ही बारिश कर देती है, वो वायु जो है वो पहले ही बारिश कर देती है। जबकि जो वायु की 90% 95% आर्द्रता है, वो वायु बारिश नहीं करेगी, वो वायु बारिश नहीं करेगी। वो क्या करेगी, इन जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, ये जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, इन्हीं पहाड़ियों के ऊपर चढ़ेगी, और ऊपर जैसे ही वायु चढ़ती है तो ये क्या है, वायु फैलेगी। और जैसे ही फैलती है, तो हमेशा याद रखना, जैसे ही वायु फैलती है तो उसका टेम्परेचर होता है कम, और जैसे ही तापमान कम होती है, सुनना ध्यान से, जैसे ही तापमान कम होता है तो आर्द्रता में क्या हो जाएगी, वृद्धि, राइट, आर्द्रता में हो जाएगी वृद्धि। और जैसे ही आर्द्रता में वृद्धि हुई तो यही जो 90% और 95% जो आर्द्रता धारण किए थी, ये हो जाएंगे 100%। तो फिर ये ऊपर से बारिश करती हैं, कहाँ से, ऊपर से करती हैं बारिश। तो सबसे अधिक जो बारिश होती है इसी क्षेत्र में, इस वजह से होती है, ये यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, समझ रहे हो, यहाँ पर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलती हैं दक्षिण भारत में। तो इसी वजह से जब वायु ऊपर चढ़ती है, तो ऊपर जब चढ़ती है तो इसकी सापेक्षिक आर्द्रता जिसकी 90-95% है, वो 100% हो जाती है, राइट, 100% हो जाती है। तो वो ही वायु जो 90% से आर्द्रता धारण किए थी, वही 100% सापेक्षिक आर्द्रता होने से वही बारिश करने लगती है। तो यहाँ पर जितनी भी वायुआँ आती हैं, जितनी वायु आती हैं, वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं। लेकिन संपूर्ण जितनी भी वायु आती हैं सभी नहीं करती हैं, ये याद रखना।
टोटल वायु जो है वो यहाँ बारिश नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर दर्रे भी मिलते हैं। ओके, यहाँ पर क्या मिलते हैं, दर्रे भी मिलते हैं। तो दर्रे होने की वजह से कुछ वायु जो ऐसी हैं जो 100% आर्द्रता धारण किए थी पहले से, वो यहाँ पर नहीं टकरानी, वो कुछ यहाँ से जैसे आपको मिलेगा यहाँ पे पाल घाट मिल जाएगा। तो पाल घाट से या सैनकोटा दर्रा है, यहाँ से जो वायु है प्रवेश कर जाती है अंदर, प्रवेश कर जाती है अंदर। तो कुछ अंदर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर भी बारिश करती है। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे वायु आती है, जैसे वायु यहाँ से आती है तो आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा आपको पाल घाट, राइट। क्या मिलेगा, पाल घाट। और पाल घाट जो है ना, राइट, पाल घाट जो आपको मिलेगा ये एक्चुअली में देखोगे ना तो ये कोची से चेन्नई को जोड़ता है, राइट। ये किसे जोड़ता है, कोची से चेन्नई को। यहाँ पर आपको चेन्नई मिलेगा इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे। तो ये जो चेन्नई है तटीय क्षेत्रों पे ही मिलता है, ये कोची भी है, इधर कोची जो तटीय क्षेत्र पे है, इधर चेन्नई है। तो चेन्नई से आप जानते हो इस प्रकार से ये जोड़ता है, यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ता है। तो चेन्नई, कोची से चेन्नई, कोची से चेन्नई, ये कौन जोड़ता है, पाल घाट जोड़ता है। तो आप जानते हो यही पाल घाट है एक्चुअली में। इसके दक्षिण में कौन है, इसके दक्षिण में ये पाल घाट है। इसके दक्षिण में आप जानते हो, ये आप जानते हो यहाँ से इस प्रकार से गुजरता है। तो ऊपर जो है एक्चुअली में यहाँ पर जो ऊपर मिल जाएगी नीलगिरी, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, इसके नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर है जो अन्नाईमुडी। तो अन्नाईमुडी और नीलगिरी को ये दो भागों में विभाजित कर देता है पाल घाट, समझ रहे हो। पाल घाट जो है ना वो इसको नीलगिरी को, और इधर नीचे जो पड़ता है आपका वो अन्नामलाई, राइट। तो अन्नाईमलाई जो कि दक्षिण जो इसकी चोटी है, इसकी चोटी है अन्नाईमुडी। तो अन्नाईमुडी को आप जानते हो ये जो चोटी है एक्चुअली में ये पूरा भाग, पूरा तो इसको अलग नहीं करता है, पाल घाट पूरा नहीं करता है, लेकिन अन्नाईमुडी जो है, राइट, ये अन्नाईमुडी जो है इसे क्या कर देता है, ये नीलगिरी से इसको अलग कर देता है अन्नाईमुडी को, राइट। तो अन्नाईमुडी जो है एक्चुअली में जो आपको अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो इसके पाल घाट के दक्षिण में हो जाती है, ये दक्षिण में हो जाती है। तो यहाँ से ये पवनें घुस जाती हैं अंदर, यहाँ से पवनें अंदर घुसती हैं। तो फिर आप जानते हो कि यही अन्नाईमुलाई है, अन्नाईमुडी है। तो इस पर जैसे ऊपर चढ़ती है, जैसे ऊपर चढ़ती है तो अन्नाईमुडी पर बहुत बारिश करती है। तो अन्नाईमुडी है, राइट। इसके नीचे आओगे पालनी घाटी है, पालनी घाटी के नीचे और अगर आप आते हो तो वहाँ पर मिलेगी आपको कार्डेमा हिल मिलेगी। ओके, तो इन जो चोटियाँ हैं, इन जो चोटियाँ हैं, इन चोटियों पर वायु ऊपर चढ़ती है, ऊपर वायु चढ़ती है तो खूब बारिश करती है। लेकिन अन्नाई जो मुडी है ना, ये केवल है वो पाल घाट से, पाल घाट जो दर्रा है उसको ये अलग कर देती है, नीचे साइड आ जाता है। तो ये अन्नाई मुडी जो है पाल घाट के जो पाल घाट का जो मार्ग गया है तो उसके ये दक्षिण में, राइट। चलिए, इसके बाद आप जानते हो नीचे अगर और आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सैनकोटा दर्रा। तो सैनकोटा जो दर्रा है एक्चुअली में देखा जाए, कुछ इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं उनको ही समझेंगे, वैसे तो बहुत सारे दर्रे मिल जाएंगे छोटे छोटे। तो सैनकोटा जो दर्रा है, ठीक, सैनकोटा अगर दर्रा देखोगे तो ये जो जोड़ता है ये तिरुवनंतपुरम से मदुरई जोड़ता है, ठीक। तिरुवनंतपुरम जो केरल की राजधानी है, तिरुवनंतपुरम यहाँ पे है। तो इसको कहाँ जोड़ता है, इधर मदुरई वाले क्षेत्र में जोड़ता है। तो यहाँ मदुरई मिलेगा। तो मदुरई का जो क्षेत्र है इसको कौन जोड़ता है, ये जोड़ देता है इस प्रकार से सैनकोटा दर्रा। तो सैनकोटा दर्रा जो है इससे भी जाती है क्या, वायु, यहाँ से भी वायु प्रवेश करती है। ओके, और जब वायु यहाँ से प्रवेश करती है तो यहाँ पे पड़ता है कार्डेमा हिल पड़ेगा, ठीक, पालनी घाटी पड़ेगा। तो कार्डेमा हिल जो है वो केरल वाले क्षेत्र में है, ठीक, केरल वाले क्षेत्र में है। तो यहाँ पर आप जानते हो केरल वाले क्षेत्र में जो कार्डेमा हिल है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश करती है, ठीक, बहुत ज़्यादा बारिश करती है, क्योंकि यहाँ पर जो ये वायु जो है ये कार्डेमा हिल पे ऊपर जैसे ही चढ़ती है, इलायची के लिए वो फेमस है, वो जैसे ही ऊपर चढ़ती है तो यही जो 90% या 95% जो वायु है जो आर्द्रता धारण किए थे अंदर जाती हैं, तो यही ऊपर चढ़ जाती हैं जाकर। तो फिर यही जो वायु है अंदर जाकर के बारिश करती हैं। ओके, अंदर जाकर के बारिश करती हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि तटीय मैदान पर, हम ये कभी नहीं कह सकते हैं कि तटीय मैदान जो ये जो है भारत का पश्चिमी घाट का ये वाला जो केरल वाला तटीय मैदान है यहाँ पर सभी वायु है बारिश कर देते हैं।
ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाल घाट है, सैनकोटा दर्रा है। इन सैनकोटा दर्रा और पाल घाटों के माध्यम से जो वायु है वो प्रवेश कर जाती है अंदर, और अंदर इसके जब चोटियाँ मिलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कार्डेमा हिल है, पालनी घाटी है, अन्नाईमुडी है, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती हैं। ऊपर चढ़ने के बाद इसकी सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो गई और फिर ये बारिश कर देती हैं। जबकि डोडा बेटा अगर आप देखोगे तो डोडा बेटा में ये दक्षिण पश्चिम मानसून से इतनी बारिश नहीं होती है। ओके, डोडा बेटा जो है वो कहाँ पाया जाता है? डोडा बेटा जो चोटी है वो आपको मिलेगी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वो एक्चुअली में इधर वाला क्षेत्र है, तो यहाँ तक वायु जो होती है वो नहीं जा पाती, क्योंकि यहीं पे ऑलरेडी जो पहाड़ियाँ मिल जाती हैं, तो इन्हीं पहाड़ियों से टकरा के बारिश है यहीं करती रहती हैं, तो इतनी बारिश जो इधर नहीं जा पाती है। लेकिन आप जानते हो क्या यहाँ बारिश होती नहीं है? क्या होती है, लेकिन वो किससे होती है? तो वो दो तरीके से होती है। एक तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से हो जाएगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी शाखा जब इधर जाएगी ना इस साइड में, तो यहाँ पे आप जानते हो बहुत सारे दर्रा मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ पे जो नदियाँ हैं काट के, जैसे आप जानते हो यहाँ पर बह गई पैनगंगा मिलेगी, राइट, और आप जानते हो कावेरी है। ओके, तो ये जो मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे दर्रे मिलेंगे, ठीक है, दर्रे मिल जाएंगे। तो इन्हीं दर्रों के माध्यम से ये जो है इस साइड प्रवेश कर जाती हैं। वो क्यों करती हैं? वो स्थलीय जलीय समीर आपको मैंने बताया था उसके हिसाब से। चलो, तो यहाँ पे करती जरूर है, डोडा बेटा में बारिश होती है, लेकिन आप जानते हो अन्नाईमुडी है, कार्डेमा हिल है, इनकी तुलना में कम बारिश होती है, क्योंकि वहाँ पर जो वायु जो है डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाती, जबकि यहाँ पर जो है वायु चढ़ जाती हैं, जाकर के अंदर घुस के चढ़ जाती हैं ऊपर, तो बारिश खूब होती है। चलिए, जबकि आप जानते हो जैसे जैसे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो चोटियाँ इधर भी मिलेंगी, राइट। ये जो घाट मिलेगा पश्चिमी घाट जो है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कालसू बाई चोटी मिल जाएगी। नीचे आओगे इधर साइड में तो अगस्त मलाई भी मिलती है। तो ये नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पर आप जानते हो कि इसकी तुलना में इधर इतनी ऊंचाई नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप देखोगे कि जो वायु, सुनना ध्यान से, जो वायु 100% आर्द्रता धारण किए थी, आप जानते हो वो बारिश तो तटीय मैदान में ही कर देती है, उसे ऊपर चढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, राइट। वो 100% यहीं हो गई तटीय मैदानों ही में, तो यहीं बारिश कर देगी। जबकि कुछ वायु जैसे 90% आर्द्रता धारण किए है और जो 95% आर्द्रता धारण किए है, तो जब वो ऊपर चढ़ती हैं इसके, तो इतना ऊंचाई नहीं है कि ये 90 और 95% वाली जो वायु है ये आर्द्रता धारण कर सके। तो यहाँ पर जितनी भी 100% वाली वायु है, यही आर्द्रता यहाँ तटीय मैदान में बारिश करती रहती है। और ये 90-95% वाली जैसे जो वायु जा रही है, आर्द्रता धारण करते हुए वायु जा रही है, ये एक्चुअली बारिश नहीं कर पाती है। तो आप जानते हो कि ये इसके सटीक घसटती है, ऊपर के लिए घसटती है। वो सोचती है कि अब मैं ऊपर से ऊपर जाऊं, तो आप जानते हो फिर ये क्या करती है, ऊपर से निकलती है, इनकी पहाड़ियों से ऊपर से भी जाती है। तो आप जानते हो कि इस वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ वाले क्षेत्र हैं, ठीक है, इनमें वो बारिश करती है। लेकिन आप जानते हो कि यहाँ वाला जो क्षेत्र जो आपको देखने को मिलेगा वृष्टि छाया क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी बारिश हो जाती है। लेकिन है तो ये वृष्टि छाया क्षेत्र, लेकिन बारिश यहाँ हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे दर्रे। तो आपको मैंने बताया था, जैसे ये वाला वृष्टि छाया क्षेत्र मान लो, तो यहाँ पे आपको दर्रे मिलेंगे। जैसे ऊपर आप आओगे यहाँ गुजरात वाला क्षेत्र में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा वाले क्षेत्र में। नीचे गुजरात और महाराष्ट्र के जो रेखा मिलेगा, वो मिलेगा आपका थार घाट, ठीक, थार घाट मिलेगा। इसके नीचे अगर आप आओगे इधर नीचे वाले क्षेत्र में, यहाँ पर, तो यहाँ पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको भोर घाट। तो थार घाट है और भोर घाट है, राइट। इसके बाद आप जानते हो इधर आपको था भोर घाट के जस्ट नीचे आपको दक्षिण में यहाँ पर आपको मिल जाएगी कालसू बाई, राइट। यहीं आपको मिलेगी क्या? कालसू बाई कहाँ पर है? ये आपकी मिलेगी महाराष्ट्र में, और ये दक्षिण भारत पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो यही जो वायु है, राइट, यही जो वायु है एक्चुअली में देखोगे तो इन्हीं घाटों के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाती है। तो ये जो ये आपको क्या मिलता है, ये जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में बारिश करती है, काफ़ी झमाझम बारिश कर देती है। तो 70 सेंटीमीटर, वैसे यहाँ पर बारिश होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र है, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो पवनें जो होती हैं यहाँ पर बैठती हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर वो बैठ नहीं पाती हैं, तो इस क्षेत्र में बैठती हैं, तो यहाँ पर बारिश नहीं रहती है। लेकिन आप जानते हो यहाँ बारिश क्यों हो जाती है? उसके होने का कारण है कि यहाँ पर मिलते हैं दर्रे। तो इन दर्रों के माध्यम से यहाँ पर भी
70 सेंटीमीटर कम से कम यहाँ बारिश हो जाती है। कहाँ पर? यहाँ पर, राइट। तो 70 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। तो आप जानते हो इस प्रकार से यही जो वायु है यहाँ से ऐसी प्रवेश कर जाती हैं, ठीक। इस प्रकार से ये दर्रों के माध्यम से, चोटियों के नीचे से माध्यम से, ठीक, ऐसी प्रकार से ये प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ पर ये बारिश करती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इतनी बारिश नहीं होती, क्योंकि ये पठार, ऊंचा पठार पाया जाता है, तो यहाँ पर इतनी बारिश नहीं मिलेगी। लेकिन आप जानते हो कि ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ बारिश नहीं होती है, बारिश होती है, बारिश होती है, लेकिन आप जानते हो इसकी तुलना में थोड़ा कम होते हैं क्षेत्र, ठीक है। चलो, इतना समझ में आना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक दर्रा और है, जैसे यहाँ पे जरसोप्पा दर्रा है, जैसे यहाँ पे आपको गलसोप्पा एक बांध मिलेगा, ठीक है। इसी के जस्ट लगा लगा एक जरसोप्पा, जरसोप्पा भी बांध है। तो जरसोप्पा वाला जो बांध है यहाँ पे मिलेगा आपको कर्नाटक वाले क्षेत्र में, जरसोप्पा, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा आपको कर्नाटक वाले क्षेत्र में जरसोप्पा बांध है, ठीक है। ऊपर गलसोप्पा है, नीचे है जरसोप्पा, आपको दर्रा मिलेगी। ये जरसोप्पा जो दर्रा है, ठीक, यहाँ से भी वायु प्रवेश कर जाती है। जरसोप्पा दर्रा है, यहाँ से भी आप देखोगे तो वायु प्रवेश कर जाती है। तो ये वायु जैसी अंदर जाती है तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये बारिश करती है। आगे भी और चली जाती है, जिस चीज़ की आर्द्रता में जितनी क्षमता रहती है तो चली जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए इधर से क्या बहती हैं नदियाँ। देखो यहाँ पे आप जानो, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र से क्या निकलती है? गोदावरी। तो गोदावरी देखो इस प्रकार से जाती हुई, ये देखो गई गोदावरी गई, राइट। इसके बाद आप जानते हो, इसके जस्ट आप जानते हो यहाँ आपको मिलेगी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में ही है। तो यहाँ से निकलती है कर्नाटक, तो कर्नाटक इस प्रकार से जाती है। ये बिल्कुल सीधी नहीं है, वैसे ये और सीधी है, लेकिन गोदावरी है वो सीधी नहीं है, वो थोड़ा बहुत तिरछे तिरछे होकर के है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से है, ऐसे है, ठीक है। तो ये देखो गोदावरी है। इसके बाद महाबलेश्वर का कृष्णा है। कृष्णा के बाद नीचे आओ, ठीक, नीचे अगर आप आते हो इधर कर्नाटक वाले क्षेत्र में, इधर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पे मिलेगी आपको कावेरी। तो कावेरी वाली नदी इस प्रकार से जाती है। उसके बाद नीचे अगर आप आते हो और नीचे, तो कावेरी, अब नीचे इधर वैसे और देखोगे तो इधर पर आपको तुंगभद्रा भी मिल जाएगी, कृष्णा के नीचे तुंगभद्रा। नीचे अगर आप देखोगे इस साइड में तो आपको मिलेगी जैसे बैंगई है, ठीक है, प्राणहिता, बेनगंगा, राइट। ये जो नदियां हैं आपको मिलेंगी। तो इन नदियों की वजह से आप जानते हो इस प्रकार से तो ये वायु इधर से जा रही है, राइट, ये वायु जा रही है। तो इसी जो नदियां हैं इन्हीं में ये क्या कर लेती है? आर्द्रता को धारण कर लेती है, राइट। यही आर्द्रता को धारण कर लेती है, तो फिर इन वाले क्षेत्रों में बारिश वो करती है। वैसे आप जानते हो यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से आर्द्रता धारण करते हुए जो वायु जाएगी वो यहाँ तक नहीं पहुँचती है, यहाँ तक वो नहीं पहुँचती, वो यहीं तक सीमित रहती है। लेकिन आप जानते हो जिसकी आर्द्रता खत्म हो गई, जिसकी आर्द्रता खत्म हो गई, तो ये जो क्षेत्र हो गया ठंडा, अब ऑब्वियसली ये वाला गर्म रहेगा, तो वायु फिर तेज चलती है इधर साइड में, तो यहाँ से आर्द्रता धारण करेगी, राइट। यहाँ से जो नदियाँ हैं, ये जो नदियाँ हैं जितनी भी, यहाँ से जो आर्द्रता है इसको धारण करेगी, पुनः ये बारिश इस क्षेत्रों में ही करेगी जा करके। तो अंदर भी बारिश हो जाती है, वो होने का कारण क्या है वो आपको मैंने डिटेल से समझा दिया। चलिए, इसके बाद आप जानते हो कि ये नदियों के माध्यम से मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, इस नदियों के माध्यम से आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद जानते हो ऊपर वाला, अगर आप क्षेत्र में आओ, ऊपर क्षेत्र में आओ, तो यही जो वायु है, एक्चुअली में यही जो वायु है ये ऊपर दिशा में खिसकती है, राइट, ऊपर दिशा में ये खिसकती है इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि इनकी जो स्थिति है वो इस प्रकार की है, इस प्रकार की। तो जितनी भी वायु है वो टोटल यहाँ से प्रवेश तो नहीं कर पाएगी, राइट, टोटल प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो जो बची हुई वायु है वो ऊपर की ओर चल देती है, इस प्रकार से ऊपर की ओर जाती है। ऊपर की ओर जो वायु जा रही है, राइट, ऊपर की ओर वायु जा रही है, ये अरब शाखा होती है, ये वैसे अरब शाखा ही है, तो ये अरब शाखा के रूप में ऊपर जा रही है। तो आप जानते हो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ से एक नदी आती है मध्य प्रदेश से, और जो सतपुड़ा विंध्याचल से निकलती है, वो कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आप जानते हो इस प्रकार से आती है, यहाँ से होती हुई, और ये आपको यहाँ पे खंबात की खाड़ी में वो अपना जल विसर्जन करती है, इस प्रकार से खंबात की खाड़ी में, राइट। ये आती है आपकी एमपी से, कौन सी नदी है? नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये घाटियों से गुजरती है, राइट, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत की जो घाटी है वहाँ से गुजरती है, ओके।
वैसे तो आप देखोगे ये वाला जो हिस्सा है ना, नीचे वाला इधर वाला पूरा हिस्सा है, इसका जो ढलान है वो पूर्वी की ओर है, राइट, पूर्वी की ओर है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो आप जानते हैं उनमें आपको कौन कौन सी नदियां हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए, नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, मांडवी है, ओके। इसके बाद आप जानते हो और भी नदियां हो सकती हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो ये जो नदियां हैं ना, यहाँ इस दिशा में बहती है, ओके, इस दिशा में बहती हैं, नीचे साइड में गोवा में जैसे मांडवी बहती है, राइट। चलो तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये देखो कहाँ से गई, ये है आपकी नर्मदा, इसके जस्ट नीचे से ही जाती है ताप्ती, तो ताप्ती भी वहीं से निकलती है, ठीक, ताप्ती भी वहीं से निकलती है। यहाँ पे कौन से वो पाया जाता है, विंध्याचल से ही निकलती है, सतपुड़ा विंध्याचल से ही निकलती है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी इस प्रकार से जाती है, ओके। तो ये भी अब जाती है यहाँ से, राइट, यहाँ जल विसर्जन करती है। तो आपको पता होना चाहिए जब ये वायु ऊपर जाती है, राइट, तो वायु ऊपर जाती है तो ये वायु को ये वाला दर्रा दिख जाता है, ये वाला, राइट, खंबात की खाड़ी होती हुई ये दर्रा दिख जाता है। तो यहीं से ये प्रवेश करने लगती है अंदर, ताप्ती वाला मिल जाएगी, नर्मदा की मिल जाएगी, यही ठीक घाटी मिल जाएगी। तो यहीं से ये फिर क्या है, अंदर प्रवेश कर जाती है, राइट, अंदर प्रवेश कर जाती है वायु। तो यहाँ पर आप जानते हो कि यही नदियाँ हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, यहीं से जल धारण करती हुई इस क्षेत्र में बारिश करती हैं, राइट। इस क्षेत्र में जो बारिश होती है, सतपुड़ा पर्वत है, विंध्याचल है, यहाँ पे बारिश जो होती है एक्चुअली में यही जो वायु है ये कहाँ से अंदर से प्रवेश कर रही है, राइट, ये अंदर से प्रवेश कर रही है, किसके, ताप्ती और नर्मदा की जो घाटियाँ हैं इन्हीं से प्रवेश करती हुई ये अंदर जाती है। तो इस क्षेत्र में बारिश ही खूब करती है, ठीक है। अब बात ये आती है कि यहाँ की जो वायु है, जो वायु यहाँ जा रही है, राइट, क्योंकि वायु यहाँ पर भी तो जाएगी। अब ये वायु जो है, कुछ तो वायु यहाँ से घसट रही है, राइट, ये टकराती हुई ऊपर जा रही है इस प्रकार से, क्योंकि उसे जाना इस साइड है, लेकिन क्या किया जाए, नहीं जा पा रही हैं। जो आदता धारण किए थी वो तो वर्षा हो गई, जो आता नहीं धारण किए थी लेकिन वो इतनी आप जानते हो कि ऊपर उठेगी, राइट। तो कुछ वायु ऊपर भी उठेगी, कुछ नीचे से घसटती हुई जाएगी, ठीक है। तो वो आगे बढ़ती है, तो कुछ यहाँ से निकलती है, तो कुछ वायु जो है वो आप जानते हो इस साइड प्रवेश करती है, ओके, इस साइड प्रवेश करती है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, गिर, गिर की पहाड़ियाँ मिलेंगी, जहाँ पर जो शेरों का प्राकृतिक आवास पाया जाता है, तो गिर पहाड़ियाँ मिलेंगी, गिर। तो गिर पहाड़ी में अगर आप देखोगे, ठीक, तो गिर पहाड़ियों के दक्षिण में गिर पहाड़ियाँ भी काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे गिर पहाड़ियों में, तो जैसे ही ऊपर इस प्रकार से चढ़ती है, राइट, जैसे ही चढ़ती है तो गिर पहाड़ियों के दक्षिण में खूब बारिश करती है, खूब बारिश करती है। तो यहाँ पर बहुत घने वन पाए जाते हैं, बहुत जंगल घने पाए जाते हैं, और सरकार ने उनको आरक्षित वन भी घोषित किया है, राइट। ये जो वन है ना आरक्षित हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राकृतिक आवास पाया जाता है शेरों का। भारतीय शेर जो होते हैं वो भारत में पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वहीं पे गिर राष्ट्रीय पहाड़ियाँ और गिर पहाड़ियाँ भी हैं। तो इन्हीं गिर पहाड़ियों में आप जानते हो यही वायु जो टकराती है जाके ऊपर, तो जैसे ही टकराती है तो इसके दक्षिण में आप जानते हो खूब बारिश होती है, और दक्षिण में आप जानते हो इधर क्या पड़ जाता है, जैसे कच्छ का रण है, राइट, यहाँ पर खूब दलदली क्षेत्र मिलते हैं, कच्छ का रण है, तो इसके दक्षिण क्षेत्र में आपको मिल जाएगा, इधर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कच्छ का रण, ठीक है। तो यहाँ भी बारिश होती है। इसके बाद आप जानते हो कि यही जो वायु है यहाँ बारिश करती हुई, क्योंकि यहाँ पर इतना तो ऊंचाई है नहीं, इतनी ऊंची है नहीं कि टोटल बारिश यहीं कर दें, समझ रहे हो। ये जो वायु गई है इतना गिर जो पहाड़ी इतनी ऊंची नहीं है इनकी तुलना में, जैसे दक्षिण भारत में है इतनी तुलना में ऊपर तो है नहीं पश्चिम में। तो आप जानते हो क्या होता है कि इसको ऊपर क्रॉस कर जाती है वायु, ठीक, गिर पहाड़ियाँ जो हैं इसके ऊपर क्रॉस कर जाती है, साथ ही साथ गिर पहाड़ियों में भी आपको दर्रा मिल जाएंगी इस प्रकार से निकलने के लिए। तो यहाँ से वो जाती हैं, तो आप जानते हो यहाँ से फिर यहाँ वाले क्षेत्र में बारिश करती हैं। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए ये गया आपका क्या, अरावली पर्वत, ठीक। अब यहाँ पे मिलता है आपको अरावली पर्वत। तो अरावली जो पर्वत है, देखना, अरावली जो पर्वत है इसी अरावली पर्वत के समांतर वायु चलती है, समांतर चलती है, लेकिन टोटल समांतर नहीं चलती है, क्योंकि अरावली पर्वत है वो आप जानते हो पूरा सीधा सीधा नहीं है, वो भी कहीं कहीं इस प्रकार से है, तिरछा तिरछा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर इस प्रकार से गया है, इस प्रकार से गया है वो भी, लेकिन बिल्कुल सीधा नहीं है ना। तो आप जानते हो कि जो वायु यहाँ पे टकराएगी, राइट, यहाँ पे टकराएगी, जैसे इसकी भी काफ़ी ऊंची चोटी मिल जाएंगी, जैसे आपको मिल जाती है यहाँ पर सबसे ऊंची जो चोटी है, अगर वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, गुरु शिखर, राइट, जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी इधर मिलेगी यहाँ पे।
तो गुरु शिखर आप जानते हो, तो गुरु शिखर वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। यही जो वायु है ये यहाँ से गई तो यहाँ से बारिश करती है जाके गुरु शिखर वाले क्षेत्र में, राइट। तो गुरु शिखर आप जानते हो, गुरु शिखर में माउंट आबू है, राइट, माउंट आबू, माउंट आबू पर ही गुरु शिखर है, ठीक है। तो गुरु शिखर वाले में देखोगे तो यहाँ पर आप जानते हो दिलवाड़ा जो मंदिर है, जैन मंदिर है, दिलवाड़ा, क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। चलो, तो इतना समझ में आना चाहिए। तो यहाँ वाले जो क्षेत्र है ये कौन सा है, ये है आपका अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत में ये जो मिलेगी आपको इस वाले क्षेत्र में, क्या यहाँ पर आपको मिलेगी गुरु शिखर। तो गुरु शिखर ऊंची चोटी है, ठीक है, गुरु शिखर ऊंची चोटी है। जबकि नीचे वाला भाग देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा 200 मीटर ज़्यादा, क्योंकि ये केवल एक प्रकार का अवशिष्ट के रूप में ही बचा है, अपशिष्ट रूप में बचा है, क्योंकि भारत का सबसे पुराना जो है यही अरावली पर्वत है, लगभग में 20 से 25 करोड़ वर्ष पुराना है। और ये जो है अपलेशियन जो पर्वत है उसके समांतर है, राइट। अपलेशियन पर्वत जो अमेरिका का है सबसे पुराना पर्वत है अपलेशियन, उसी के हिसाब से ये भी उसी के समांतर है, ईज का है। तो ये इसका आप देखोगे तो ऊपर से इतना ज़्यादा इस पर बाहुबल लगे हैं, तो बाहुबलों के कारण ये ऊपर की स्थिति जो है बिल्कुल कटफट गई है, तो ये अपशिष्ट के रूप में बचा है। तो यहाँ पर जो वायु है इसके ऊपर से क्रॉस हो जाती है, राइट। तो आप जानते हो ऊपर यहाँ पर अब पूरा तो अपशिष्ट नहीं हुआ है, कहीं कहीं है शेष। तो जैसे ये गुरु शिखर है तो यहाँ पर काफ़ी ऊंचा है, तो यहाँ पर वायु चढ़ती है, शेष वायु यहाँ पे चढ़ती है। तो आप जानते हो जैसी वायु चढ़ती है तो यहीं पे जल गिराती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे बारिश कैसे आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आती है लूनी नदी, राइट। इधर वाले क्षेत्र में लूनी नदी बहती है इस प्रकार से। तो लूनी नदी से ये क्या करता है, यही वायु है जल धारण कर लेती है, और जल धारण करते हुए बारिश करती जाती है। वैसे अगर आप देखोगे यहाँ से जो जल धारण करेगी वायु, यहाँ से जल वायु धारण करेगी, उसकी क्षमता बस यहाँ तक है, उसकी क्षमता केवल यहाँ तक है बारिश करने की। लेकिन आप जानते हो इधर से जो है काफ़ी नदियाँ निकलती हैं, इधर से नदियाँ निकलती हैं। तो इस क्षेत्र में जो बारिश होती है इधर वाले में इन वायु से, तो वो कैसे होती है, यहाँ से आप जानते हो चंबल है, केन है, जैसे आप जानते हो यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे ये गंगा गई, राइट, ये यमुना है, राइट। अब ये देखो जैसे ये है आपकी चंबल है, केन है, बेतवा है, ठीक, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते हो चंबल, बेतवा, केन है। तो आप जानते हो यहाँ से जैसे ही जल धारण होता है, जैसे ही यहाँ से ये वायु गुजरती हैं तो यही नदियाँ हैं यहाँ से जल धारण करती हैं पुनः, है ना। यही जो वायु है, यही जो नदियाँ हैं यहीं से जल धारण पुनः करती हैं, तो फिर यहाँ पर ये बारिश करती हैं इस वाले क्षेत्र। तो ये आप जानते हो कि जो अरावली पर्वत है जो दिल्ली इधर तक फैला है, राइट, यहाँ पर ये बारिश करती हैं अच्छे से, लेकिन ज़्यादा नहीं है, बस इसकी तुलना में इतना बारिश नहीं है, इधर क्षेत्र में बारिश करती हैं, ओके। तो इस वाले क्षेत्र तक बारिश से ये वाला मानसून कर देता है, जाके ऊपर वाले क्षेत्र में चला जाता है। लेकिन ये जाने का कारण कैसे है, ये नदियों की वजह से, क्योंकि इधर से आती है, ऊपर से इंदिरा सागर नहर है, राइट। जो इंदिरा सतलज नदी से जो यहाँ से निकाली गई है इंदिरा सागर जो नहर आती है, तो इंदिरा सागर जो नहर है यहाँ से वायु जैसे प्रवेश करती है तो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी बारिश कर देती है। लेकिन ये बारिश हमेशा याद रखना हमेशा नहीं होती है, क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है वो एक समय तक तो रहता है लेकिन लगातार तो रहता नहीं है। तो हमेशा याद रखना इस वाला क्षेत्र में इतनी बारिश नहीं होती है। दूसरी बात अगर आप जानते हो, जब यही सुनना ध्यान से, जब वापस लौटता है मानसून, ठीक, यही मानसून जब वापस लौटता है इधर वाला, ठीक, यानी उत्तर पूर्वी वाला जब आने वाला होता है और ये वापस होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो ये बादल जो होते हैं यहाँ पर एक प्रकार से जम से जाते हैं ऊपर, ऊपर देखोगे तो एकदम टिकटिकी लगाए रहते हैं, आप देखोगे तो ये ऐसा लगेगा कि ये तो यहाँ टिक गए हैं, एक बार दिखा, मतलब कि बिल्कुल जाम से हो गए हैं। क्यों, क्योंकि अब मानसून वापस हो रहा है, पीछे हो रहा है, राइट, क्योंकि सूर्य जो है वो मकर रेखा की तरफ जा रहा है। तो यहाँ वाला जो मानसून होता है वो अगर आप देखोगे तो वहाँ पर एकदम वापस नहीं होता है, वो टंग जाएगा ऊपर, वहीं की टक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे तो जो तापमान है वो काफ़ी मात्रा में ज़्यादा रहता है, ठीक, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है। इस वजह से यहाँ पर आप देखोगे तो बारिश कम हो पाती है, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आपको आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि ये तो हमारी क्या थी, अरब शाखा, ठीक। तो अरब शाखा आपको समझ में आ गई, अरब शाखा आपको कंप्लीट समझ में आ गई कि किस प्रकार से है। तो यहाँ से आप जानते हो कि यही जो पवनें हैं यहाँ से जाती हैं इधर, यहाँ इधर से जाती हैं, यहाँ पे खूब बारिश करती हैं इस वाले क्षेत्र में, राइट। इसके बाद आप जानते हो इधर से प्रवेश करती है, तो इधर से आप जाती हो इधर वाले क्षेत्र तक बारिश होती है जाकर के, दिल्ली है, इधर हरियाणा वाला प्रदेश है,
राइट। नीचे अगर आप आओगे राजस्थान है, गुजरात है, तो ये जो अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत वाले क्षेत्र में जो बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है वो यहाँ से जल नहीं धारण करके लेके जाता है। यहाँ वाले की तो क्षमता यहीं तक है, यहाँ वाले की तो क्षमता यहीं तक है, लेकिन आगे मिल जाती हैं नदियाँ। सागर नहर है, लूनी नदी है, इधर इधर है आपकी चंबल नदी है, तो यहीं से वो क्या है, जल को पुनः धारण करती है, तो फिर यहाँ पे वो बारिश कर देती है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। इसके बाद आप जानते हो, इतना तो आपको समझ में आ गया, इतना तो आपको समझ में आ गया कि अरब शाखा से कैसे बारिश होती है। ओके, अरब शाखा से कैसे बारिश होती है, राइट। चलो, और जैसे जानना हो तो आपको पता है कि यहाँ पे जो वायु चढ़ती है ना, तो काफ़ी वायु ऐसी है जो 90% 95% आर्द्रता धारण की है, वो यहाँ बारिश नहीं कर पाती है, उसे फिर और लंबा टूल करती है, तो वो जब तक अपनी आर्द्रता पूरी नहीं कर लेगी तब तक वो बारिश नहीं करेगी। तो फिर आगे आगे क्षेत्र है, यहाँ वाले क्षेत्रों में फिर वो बारिश करती है, राइट। तो अब जानते हो कि जो 90-95% आर्द्रता है उन्होंने यहाँ से धारण की, वो बारिश यहाँ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी आर्द्रता 100% नहीं है। और जैसे ही सापेक्षिक आर्द्रता 100% इन क्षेत्रों में आते 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 हो जाती है नदियों के माध्यम से, तो फिर वो यहाँ पर बारिश कर देती हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश तो आपको दिल्ली तक मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली में वो दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ना, वो जल धारण जो है वो पूरा की पूरा आपको अरब सागर से नहीं मिलेगा, राइट। अरब सागर से नहीं मिलेगा, उसका कारण यही है कि इतनी उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो वहाँ तक जल धारण करके यहाँ तक पहुँच जाएं, वो यहीं पर कर देती हैं। पर इसके बाद आगे जब बारिश, अब देखो यहाँ बारिश है तो यहाँ तो ठंडा हो गया, तो इसकी तुलना में आप जानते हो इधर वाला हो जाएगा आपका कैसा, लो प्रेशर। तो वायु फिर चलती है, फिर चलती है लो प्रेशर की ओर, तो उसको यहाँ पे मिलता है नदियाँ, तो नदियों से पुनः धारण करती है, तो फिर यहाँ पर वो बारिश कर देती है इन क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। तो बंगाल की खाड़ी जो शाखा है, एक्चुअली में अगर आप देखोगे, बंगाल की जो खाड़ी शाखा है वो आप जानते हो यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी श्रीलंका, राइट। अब श्रीलंका में आप जानते हो कि जैसे ही यहाँ से वायु प्रवेश इस प्रकार से करती है, तो श्रीलंका और इसके बीच में ये देखो, ठीक है, यहाँ पर आपको इस प्रकार से निकलती है, राइट। अब ये है जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका में भी ये बारिश कर दी, इसके बाद इस प्रकार से निकल जाती है, क्योंकि श्रीलंका बीच में पड़ गया, तो यहाँ वाली जो वायु है इस साइड की, ये जो वायु गई, राइट, ये जो वायु गई, ओके, ठीक है, पहले ऐसे बना लो फिर हम आपको समझा देते हैं। चलो, देखो क्या होता है कि जब ये वायु देखो यहाँ से भी गई, ठीक, यहाँ से भी गई, अब देखो यहाँ से तो बारह वायु ऐसे चलती हुई यहाँ जाती है, राइट, यहाँ से निकलती, ठीक है। अब वो क्या होता है कि यहाँ से जैसे ही जाती है, तो फिर क्या है कि ये जो वायु है, राइट, ये जो वायु है एक्चुअली में, ये जो जा रही है, ये जो वायु जा रही है, ये क्या है एक्चुअली में यहाँ पूरा टोटल यहाँ तक नहीं जाती है, राइट, ये यहाँ तक नहीं जाती है। इसका कारण क्या है कि ये जो वायु है एक्चुअली में वो यहाँ से मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, और मुड़ करके आप जानते हो इस वाले क्षेत्र में बारिश करती है, जैसे डोडा बेटा है, राइट, इधर आप जानते हो इधर बारिश करती है, इधर आप जानते हो ऊपर वाले क्षेत्र में आओ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी नल्ला मलाई, ऊपर वाले क्षेत्र में आओ तो यहाँ मिलेगी आपको महेंद्रगिरी, राइट, ऊपर उड़ीसा वाले क्षेत्र में। तो इधर वाले आप क्षेत्र देखोगे तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है, राइट, यहाँ वाला जो क्षेत्र है एक्चुअली में ये भी आप जानते हो तटीय मैदान है। ये कैसा है, ये भी तो तटीय मैदान है पूर्व, यहाँ पे आपको इतना जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो तटीय मैदान है, ये वाला जो तटीय मैदान है, ये आपको मिलेगा कोरोमंडल तट। ये क्या है, कोरोमंडल तट है। जबकि ऊपर वाला जो क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, ये आपको मिलेगा उत्तरी सरकार, राइट, ये वाला प्रदेश है ऊपर का, ये उत्तरी सरकार है, जबकि नीचे का कोरोमंडल तट है। तो यही कोरोमंडल तट से आप जानते हो कि यहाँ पर है आपको नदियाँ मिलेंगी बहुत सारी यहाँ पे, ठीक, मैंने आपको बताया था नदियाँ यहाँ पे मिलेंगी।
तो यही नदियाँ से क्या है, यही प्रवेश कर जाती है वायु, और यही नदियों से यही आर्द्रता फिर वो धारण करती है, राइट, आर्द्रता वो यहाँ से धारण करती है, तो फिर इस वाले क्षेत्र में काफ़ी बारिश कर देती है, इधर वाले प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ जो बारिश होती है एक्चुअली में तटीय मैदान में बारिश इतनी नहीं होती है, तटीय मैदान में वही बारिश करेगी जिनकी आर्द्रता है वो 100% ऑलरेडी है, इनकी आर्द्रता है 100% ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वायु की जो आर्द्रता है वो एक समान नहीं होती, सभी वायु की आर्द्रताएं एक समान नहीं होती हैं। वो एक्चुअली में देखा जाए तो आप जानते हो कि जो वायु होती है, तो टोटल वायु आप जानते हो सब जमीन सब जल से घिसट के नहीं चलती है, टोटल कुछ वायु ऊपर भी रहती है, तो उसकी आर्द्रता आप जानते हो इतनी नहीं होती है, राइट, उसको आर्द्रता कम मिलती है, जबकि नीचे वाली जो वायु है, नीचे जो घिसट के चल रही है, वो जल उठाती रहेगी, तो वो तो 100% हो गई। अब बेचारी ऊपर वाली है तो वो क्या करे, उसको तो मिल नहीं रहा। अब वो जब नीचे वाली जब आर्द्रता धारण करके बारिश कर देगी, आर्द्रता धारण करके बारिश कर देगी, तो ऊपर वाली जो वायु है वो पुनः फिर नीचे से जल उठाती है, पुनः जल उठाती है, तो फिर वो बारिश करती है। तो इस वजह से आप जानते हो कि इस वाले जो क्षेत्र, आप ये वाले जो क्षेत्र आते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपको गोदावरी मिल जाएगी, राइट, इधर आपको मिल जाएगी कृष्णा है, कावेरी है, ये जो नदियाँ हैं, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, इन नदियों की जो यहाँ पर कटा बहुत ज़्यादा है, तो यहीं से ये प्रवेश कर जाता है इस प्रकार से, जो यहाँ से निकलती हैं, ठीक, जो यहाँ से भारत और श्रीलंका के बीच में जो जगह है, यहाँ से जो वायु प्रवेश होती है यहीं से निकलती हुई, ठीक है, यहाँ जो मन्नार की खान जो इधर मिल जाएगी, यहाँ पे जो जगह है ये वाला, ठीक है, सॉरी, यहाँ से देखो इस प्रकार से प्रवेश करती है, ठीक, तो यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, ये यहाँ पे जाएगी, यहाँ से जाएगी, राइट। अब देखो अंदर आपको क्या मिलती है, नल्ला मलाई। अब जैसे जो आर्द्रता 100% जिनने धारण कर ली वो तो यहाँ बारिश कर देगी, राइट, वो तो यहाँ बारिश कर देगी, लेकिन कुछ वायु जो है वो बारिश नहीं कर पा रही है, तो वो क्या है, इन्हीं नदियों में जल धारण करेगी, इन्हीं नदियों के माध्यम से जल धारण करेगी, तो अंदर वाले क्षेत्र में फिर वो बारिश करती है, ठीक है। चलो, ये डोडा बेटा पे जो बारिश होती है वो एक्चुअली में देखा जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून से इस प्रकार से होती है, यहाँ से जो स्थली समीर है, जली समीर है, स्थली सागर समीर, जली सागर समीर, इनको मैंने आपको बताया था, यहीं से बारिश होती है। चलो, इसके बाद आप जानते हो कि ऊपर वाला क्षेत्र आ जाओ, ऊपर वाला जो क्षेत्र है, राइट, ऊपर वाले क्षेत्र में आप जानते हो कि ये वायु देखो जा रही है, राइट। अब जैसे यहाँ की वायु तो आर्द्रता धारण कर ली, तो ऐसा तो है नहीं कि ये जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ पर ये वायु है जो इस प्रकार से घसट के चलने लगेगी, तो आप जानते हो इस प्रकार से चलने लगती है, राइट। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, जैसे आप देखोगे इधर भी आपको मिल जाती हैं, जैसे यहाँ दामोदर मिल जाएगी, राइट, महानदी में ऊपर देखो पश्चिम बंगाल में आपको दामोदर मिल जाएगी, इधर वाले क्षेत्र में, राइट, इधर वाले में आ जाओ, इधर उड़ीसा वाले महानदी मिल जाएगी, ओके। तो ये जो नदियाँ हैं, राइट, ये नदियाँ जो हैं आप जानते हो, ये इधर जो महानदी जैसे है ये आपकी छत्तीसगढ़ से जैसे निकलती है, और ये वाली जो नदी है ये झारखंड से जैसे निकलती है, राइट, ऊपर वाले क्षेत्र से, तो यहाँ से जो क्या है बारिश करती हैं। चलो, चलो, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये महानदी है, तो महानदी जो सियासी की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, सियास की पहाड़ी है, ठीक है। इसके बाद ये गोदावरी है, पश्चिम बंगाल में बहती है, ओके, तो ये झारखंड से जैसे निकलती है, ठीक है। तो यहाँ से आप जानते हो कि यहाँ से जो पड़ेंगे दर्रे, राइट, यहाँ से जो क्या पड़ेंगे दर्रे। अब देखो इस प्रकार से ये दर्रे पड़ रहे, राइट, ये जो देखो फटा फटा है, तो यहाँ से यही क्या है, नदियाँ जो सॉरी ये जो वायु है प्रवेश कर जाती है, अंदर तक जाती है, और इन क्षेत्रों में बारिश करती है। अब देखो यहाँ पर आप जानते हो उड़ीसा वाला क्षेत्र है, तो उड़ीसा वाले क्षेत्र में महेंद्रगिरी मिलती है, तो अब जैसे ही महेंद्रगिरी पे चढ़ती है तो फिर यहाँ पे जो 90% आर्द्रता धारण की थी उसकी 100% आर्द्रता हो जाती है, तो बारिश करती है। लेकिन एक माइंड में सेट रखना, दिमाग में एक चीज़ याद रख लेना
कि जिस जो 100% पहले से आर्द्रता धारण करे रहती हैं उनकी उनमें जल ज़्यादा होता है, जबकि 90% जो धारण करे रहती हैं वो ऊपर जाने पर जल में वृद्धि थोड़ी ना हो जाएगी, वो वायु फैलती है तो वही 90% आर्द्रता जो है वो 100% हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है, जल एक्स्ट्रा नहीं आ जाता है, याद रखना। 90% है वही 100% हो जाती है, राइट। अब जैसे जो वायु बिल्कुल 50% ली है तो वो जल से धारण करेगी, तो वो तो 90% तक जैसे पहुंचती है। अब वो जल कैसे धारण करेगी, तो फिर उसके फिर वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, फिर उसे कहीं पहाड़ी मिलेगी तो पहाड़ी पे जैसे चढ़ती है तो 90% वाली जो आर्द्रता धारण किए थी, और जैसे ही तापमान जैसे ही फैली तो टेम्परेचर हुआ कम, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वही 90% वाली जो आर्द्रता थी तो वही 100% हो जाती है। तो एक्चुअली में फिर वो बारिश करने लगती है, उसे अलग से फिर वो जल नहीं लाती है नीचे से उठा के लाएं तो तब 100% करें। नो नो नो, ऐसा नहीं होता है, बस यही चीज़ें आप समझो। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। चलिए, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है, इस प्रकार से जो बारिश होती है एक्चुअली में देखोगे तो ये इस क्षेत्र से हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून से भी। लेकिन हम ये कहें कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही बारिश होती है तो ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्वी जब मानसून आता है तो उससे भी इन क्षेत्रों में बारिश होती है। उत्तर पूर्वी जब मानसून आता है तो उन क्षेत्रों से भी बारिश होती है, लेकिन उन क्षेत्रों में इसकी तुलना में ज़्यादा बारिश और होती है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट आता है, इस प्रकार से डायरेक्ट आता है, तो वो इस वाले क्षेत्रों में तो घसटता जाता है, इन क्षेत्रों में तो वो घसट रहा है, राइट। तो इन क्षेत्रों में तो वो बारिश कम करेगा, लेकिन वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश करेगा, क्योंकि भारत जो है वो इस प्रकार से यहाँ से मुड़ा हुआ है, थोड़ा इस प्रकार से टर्न है। तो आप जानते हो जैसे वायु यहाँ आती है, यहाँ तो सीधी आ रही, अब सीधी आ रही तो वो यहाँ झटका लेगी आगे, तो यहाँ वाले क्षेत्र में ये टकराएगी, तो फिर यहाँ पे बारिश वो करेगी। और ऊपर वाला जो क्षेत्र है आप जानते हो उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश नहीं होती है, होती है बहुत बहुत कम, क्योंकि ये वाला जो प्रदेश है क्योंकि वो ठंडा रहता है। मकर रेखा जब चला जाता है ना उत्तर पूर्वी में, हम आपको बताएंगे बाद में, ठीक है, अभी नहीं पढ़ा रहे ये। अब देखो ये वायु गई, देखो ये वायु गई, राइट। अब देखो ये वायु जैसे ही प्रवेश करती है, ये वायु जैसे ही प्रवेश करती है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर आपको मिलेगा अराका नोएमा, ठीक, क्योंकि ये वायु यहाँ भी जाती है इस प्रकार से, राइट, ये इस प्रकार से गुजरती है। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? अराका नोएमा, ठीक। जब ये अराका नोएमा है, राइट, ये जो आपको मिलेगा अराका नोएमा यहाँ पे, तो वायु जो है एक्चुअली में यहाँ पे जाती है, राइट। अब यहाँ पे चढ़ती है तो इसके घसटने लगते हैं, इसके भी घसटने लगती है। तो आप जानते हो कि जैसे ही इस प्रकार से जाती है तो ये अंदर प्रवेश करती है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पड़ता है आपका बांग्लादेश, राइट, ये आपका क्या है? बांग्लादेश है ये वाला हिस्सा। अब बांग्लादेश में क्या ये बारिश करती है कि नहीं? करती है, करती है, लेकिन बांग्लादेश में इतनी वर्षा नहीं होती है, बांग्लादेश में इतनी वर्षा नहीं होती है। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो पहाड़ियाँ नहीं हैं, यहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं हैं। और हमेशा याद रखना, बारिश से जो जो वायु बारिश करती है ना, तो वो वायु बारिश तब करती है जब वो पहाड़ियों पे चढ़ती है। जिनकी 100% आर्द्रता नहीं हो पाती है तो वो चढ़ती है, राइट, तो वो बारिश कर देती है। अब जिसकी आर्द्रता 100% पहले से ही है, यहाँ से मतलब ये प्रवेश कर रही हैं तो उनकी 100% हो गई, और जैसे ही वो स्थल क्षेत्र में गुजरती हैं वो भले ही समतल क्यों ना हो, भले ही समतल क्यों ना हो, बारिश करने लगेगी, बारिश करने लगेगी, क्योंकि वहाँ पे लो प्रेशर मिल जाएगा ना उसको, और उसकी 100% आर्द्रता पहले से ही है और लो प्रेशर भी उसे मिल गया, तो 100% वो यहाँ क्षेत्र में बारिश करने लगेगी। तो जो बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, बांग्लादेश जो देश है, इन देशों में इस देश में अगर आप देखोगे तो जो 100% आर्द्रता यहाँ अरब बंगाल की खाड़ी से जिसने 100% आर्द्रता धारण की है वही इस क्षेत्र में बारिश कर लेती है, लेकिन जिसने 90% और 95% आर्द्रता धारण की है, राइट, वो बारिश यहाँ नहीं करेगी, वो ओबियसली अंदर जाएगी, इधर वाले क्षेत्र में, असम है, मेघालय है, इन क्षेत्रों में प्रवेश कर जाएगी। अब देखो क्या होता है कि ये तो वायु यहाँ गई, ये वाली वायु देखो त्रिपुरा मिजोरम हो तो भाई अंदर घुस जाती है, राइट, ऐसे अंदर गई तो यहाँ पर आप जानते हो कि मिल जाएगी यहाँ पर देखो मिसी हिल मिलेगी, नागा हिल मिलेगी, राइट, इधर पटकुई बिम है, मिजो मिल जाएगी, मिजो पहाड़ी मिल जाएगी, राइट, इधर आप जानते हो इधर आपको मिलेगी गारो, गारो है, खासी है, जयंतियाँ, ये मेघालय वाले क्षेत्र में मिलेंगी, राइट। तो ये वाली जो है एक्चुअली में गारो, खासी, जयंतियाँ हैं, तो ये कीप नुमा है इस प्रकार से, राइट, तो कीप नुमा है इस प्रकार से। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, आज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ये हो जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ बारिश सबसे ज़्यादा क्यों होती है। आपने खूब जीके में रट्टा मारा होगा, मासन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, चेरा पूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो आज हमको आपको बताएंगे वो चेरा पूंजी और मासन राम में सबसे ज़्यादा बारिश क्यों होती है, इसका कारण बताएंगे अभी हम।
ठीक है। चलो, इसी का कारण बताएंगे तो आज आपको सब माइंड में दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो, जैसे ये वायु इस प्रकार से जाती है ऊपर, राइट, तो आप जानते हो ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ भी पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको। तो ये पहाड़ियों जैसे ही वायु जाती है तो ऊपर टकराती है, तो ऊपर जैसे ही ऊपर जाती है, ऊपर टकराती है, जैसे ही ऊपर जाती है तो बारिश करती है, तो फिर वो ऐसी जाती है तो फिर यहाँ टकराती है, फिर पुनः यहाँ टकराती है, फिर ऐसी आती है, फिर यहाँ टकराती है, तो फिर ऐसी जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो वायु गोल 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 घूम रही है ना, ये एक्चुअली में भंवर बन जाता है। यहाँ चक्रवात नहीं बनता है, ये एक्चुअली में भंवर है। ठीक है, ये आप सोचोगे सर चक्रवात बन गया, तो चक्रवात नहीं बनता है एक्चुअली में। ये जो है ना यहाँ पर भंवर बन जाता है। ठीक है, भंवर बन जाता है। यहाँ पे चक्रवात आने की क्या संभावना है, ठीक है, उस टाइम यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो है ना चक्रवात नहीं, यहाँ भंवर बनता है, तो गोल गोल वायु घूमती है, बारिश करती है, इधर गई फिर चढ़ गई, फिर बारिश की, ठीक, फिर इधर आप जानते हो ऊपर से आती क्या है, इधर से आप जानते हो क्या आ रही है, ये तो आ रही ब्रह्मपुत्र। अब वो फिर क्या करती है, ब्रह्मपुत्र से धारण करती है, फिर चढ़ती है, फिर यहीं बारिश, क्योंकि यहीं आपस में ये पहाड़ियाँ पाई जाती है, तो यहीं वायु गोल 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 टकरा टकरा के यहीं घूमती रहती है, राइट। अब यहीं घूमती, और ये जब तक घूमती है, जब तक घूमती है, जब तक ये वाला प्रदेश अब ठंडा नहीं हो जाता। ये जो सेवन सिस्टर है ये ठंडा नहीं हो जाता। सेवन सिस्टर पूर्वोत्तर क्षेत्र को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 7 राज्य पाए जाते हैं, तो सेवन सिस्टर हैं। तो ये वाला देखो गोल 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 यहीं घूमती रहती है। तो आप जानते हो ये वाला आप देखोगे ये पूरा भंवर बन जाता, क्योंकि यहाँ पहाड़ियाँ हैं ना इस प्रकार से, इस ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहीं पे वायु ये पहाड़ियों में अंदर अंदर प्रवेश रहती है और गोल गोल घूमती रहती है, और बारिश भी यहीं करती रहती है। ठीक, बारिश भी करती रहती है। लेकिन आप जानते हो कि यह 100% वाली बारिश करती है, हाँ करती है। जैसी आद्रता जिसने 100% धारण की है तो वो यहाँ से प्रवेश करती है, इधर त्रिपुरा मिजोरम हो तो भाई, और जो 100% धारण की है वो तो पश्चिम बंगाल में बारिश कर ही रही है। ठीक, और जो 90-95% जो वायु धारण की थी वो बंगाल में बारिश नहीं कर रही है, वो पश्चिम बंगाल में सॉरी बांग्लादेश में बारिश नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ये आप जानते हो यहाँ पर कोई पहाड़ियाँ ही नहीं, समतल ऐसा क्षेत्र है ये वाला बांग्लादेश, तो यहाँ से वो क्रॉस कर जाती हैं, और क्रॉस करके जैसे मेघालय और असम में पहुंचती हैं, तो यहीं मेघालय में मिलती हैं यहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ, और यही जयंतियाँ जो है वो कीप नुमा है इस प्रकार से। तो ऐसे सीधी सीधी नहीं है, वो कीप नुमा है ऐसे। अब देखो क्या होता है, अब बात ये आती है कि ये जो वायु गई इधर वाली, ये तो गोल 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 घूम रही है, लेकिन बेटा ये जो वायु गई है, ये जो वायु गई है, ये तो यहाँ फंस गई, ये तो यहाँ फंस गई, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी क्या, यहाँ पर मिलेगी कीपनुमा आपको आकृति, वो गारो खासी जयंतियों की। तो जैसे ही वायु इसमें प्रवेश करती है, जैसे ही प्रवेश अंदर करती है तो बाहर नहीं निकल पाती भाई, वो बाहर नहीं निकल पाती, वो ऊपर चढ़ती है, और जैसे ही ऊपर चढ़ती है तो 90-95% वाली जो वायु गई है वो यहाँ पर बारिश 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 होती रहती। क्यों? उसे आगे जाने का कहीं मौका ही नहीं, आगे जाने का कहीं मौका ही नहीं मिलता उसको, और जैसे मौका नहीं मिलता है तो वायु तो जा ही रही है। वायु ऐसा तो है नहीं वायु खत्म हो गई, एक वायु गई तो लो बारिश कर दी खत्म हो गई, ऐसा तो है नहीं। वायु तो लगातार कंटिन्यू जा ही रही है, तो वो यहाँ पर अंदर जब अंदर उसे उधर निकलने की जगह नहीं है, इस साइड में इधर निकलने की जगह नहीं है, तो वो क्या करती है इसी में अंदर अंदर बारिश बारिश करना कर बारिश होती रहती है। तो यही जो क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है मेघालय में मासेनराम, तो मासेनराम में जो बारिश होती है ना ये आपको 1100 सेंटीमीटर तक मिलेगी, 1100 सेंटीमीटर, राइट। जबकि आप देखोगे चेरापूंजी में 1000 सेंटीमीटर तक बारिश मिलेगी, राइट, चेरापूंजी। इसके बाद शिलांग में आपको 300 तक बारिश मिलेगी। देखो इतना कम हो गया शिलांग में, शिलांग क्योंकि थोड़ा इधर इससे थोड़ा बाहर निकला हुआ है ना। जबकि मौसरराम चेरापूंजी इसके अंदर आ जाते हैं, तो मौसरराम और चेरापूंजी है वो मेघालय के अंदर आ जाते हैं, और ऐसी जो कीपनुमा आकृतियाँ हैं पहाड़ियों की, गारो खासी जयंतियों की, तो इसी में ये घुस जाती है। तो फिर अब ये वायु बाहर निकल नहीं पाती, और लगातार आ ही रही है, लगातार आ ही रही है, लगातार देखो वायु तो चली रही है, वायु तो चली रही है, लगातार आ रही है। तो यहाँ पर आप जानते हो ये अंदर जैसे ही फिट हो जाती है तो फिर ये बाहर नहीं निकल पाती, और जब ये बाहर नहीं निकल पाती है तो आप जानते हो क्या होता है कि यहीं पर बारिश होती है बहुत ज़्यादा। तो मौसनराम है, चेरापूंजी है, यहाँ पे बारिश होती रहती है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो भारत में बारिश मानी जाती है मासेनराम और चेरापूंजी में। तो ये वो उसकी वजह यही है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो आपको कैसी मिलेंगी, वो आपको मिल जाएंगी कीपनुमा। ठीक, कीपनुमा आप जानते हो। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ना निकल पाती हो, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दर्रे हैं,
तो वो वहाँ से प्रवेश कर जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन है अब एक चीज़ समझो, आपने बर्नौली की प्रमेय पढ़ी हो, बर्नौली की प्रमेय आप जानते हो कि एक तो मुंह इसका चौड़ा होता है, दूसरा मुंह आप इसका पतला कर दो, तो आप जानते हो कि यहाँ से आप जल जैसे भरोगे, यहाँ से जल आप भरोगे तो इसको आप जानते हो जैसे अंदर ये प्रवेश करती है, राइट, अंदर पर जल जैसे प्रवेश करता है तो आप जानते हो यहाँ पर मुंह कितना है, पतला है, तो ऊपर तो इसका क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है, क्यों, जल का हाई प्रेशर है और इसका मुंह है चौड़ा, तो यहाँ का जो जल है उसकी गति बहुत तेज रहती है, राइट, गति बहुत तेज रहती है, लेकिन आप जानते हो इतनी क्षमता नहीं होती है कि एक जितना ऊपर आप डाल रहे हो, जितना पानी आ रहा है ऊपर से, इतना ये एकदम निकाल सके, नहीं निकाल पाता है। इसलिए आप जानते हो कि यहाँ पे जल बहुत स्लो रहता है, यहाँ पर और तेज हो जाएगा, इसके बाद और तेज हो जाएगा, और तेज हो जाएगा, तो आप जानते हो इस प्रकार से आप जानते हो क्या होता है, पानी निकलता है। तो आपको मैंने ऐसे ऐसे होती है बर्नौली प्रमेय, आपको इस प्रकार से आप जानते हो, यहाँ पंपिंग लगाओ और यहाँ पर आप बड़ा सा न्यूटन लगाओ और नेक पंप दबाओ, यहाँ से ऊपर चक जाता है, ठीक है, ये हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स में, ठीक। तो आप जानते हो इसी प्रकार से आप जानते हो यहाँ पर जो दर्रा है वो पतला है, थोड़ा थोड़ा है, तो यहाँ से वायु तो आ ही रही है, आ ही रही है, आ ही रही है, अब इसको निकलने की जगह बहुत कम है, तो वो टोटल बारिश है वो यहीं करती रहती है, आगे बहुत कम कर पाती है, और इधर वाली जो वायु गई है वो तो भंवर बना ही रही है यहाँ पे, ठीक है। अब बात क्या हुई कि इतनी बारिश होती है यहाँ पे, इतनी बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि आप जानते हो यहाँ पर वैसे भी आप जानते हो कि बहुत सारी यहाँ पे नदियाँ भी मिल जाती हैं आपको, नदियाँ भी बहुत हैं यहाँ पे, जब ब्रह्मपुत्र नदी है और भी नदियाँ हैं इसकी शायद, तो यहाँ पर यही जल धारण कर करके बारिश करती रहती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे तो हो गया हाई प्रेशर, क्योंकि ये प्रदेश है जब तक बारिश होती रहती है, जब तक होती रहती है, यहाँ पर इतना हाई प्रेशर नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। तो फिर आप जानते हो जब यहाँ हाई प्रेशर रहता है, तो क्योंकि यहाँ पर तो रेखा है कर्क रेखा, तो यहाँ पर तो आप जानते हो सूर्य जा रहा है, तो एक्चुअली में इसका ये वाला जो प्रदेश है ना, ये वाला जो प्रदेश है एक्चुअली में ये वाला क्षेत्र जो है ये आपको कैसा मिलेगा, लो प्रेशर का, समझ रहे हो, लो प्रेशर का मिलेगा। तो फिर ये वाला जो है देखना, ये यही आप हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो फिर आप ये चलते हैं कि अब मुझ पर यहाँ बारिश नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है, तो वो सोचती है कि चलो मैं अब ये चलती हूँ, इस साइड चलती हूँ, फिर वो इस साइड चलती है, देखो इस साइड इस साइड आती है इस प्रकार से। अब बोलते हैं कि चलो यहाँ पर मिलता है गरम गरम, अब वो गरम गरम, अब देखो एक चीज माइंड सोचना, वायु यहाँ पर सीधी सीधी नहीं चलती है, सीधी सीधी बिल्कुल नहीं चलती है, क्यों, क्योंकि वायु की दिशा तो इस टाइप की है, वायु की दिशा इस साइड की है, तो वायु को आपको इस साइड चलना चाहिए, तो वायु एक्चुअली में इस ऐसे चलती है, ऐसे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस ऐसे, क्योंकि ये यहाँ पर बर्फ शिवालिक श्रेणी है, ग्रेट हिमालय है, मध्य हिमालय यहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक्चुअली में आप देखोगे ना तो इसको ये क्रॉस नहीं कर पाती बेचारी, मेहनत बहुत करती है, तभी तो वो तिरछी रहती है, देखो इस प्रकार से रहती है तिरछी, इस प्रकार से तिरछी रहती है इससे। तो आप जानते हो जितनी भी यहाँ से आप आते हैं, अब देखो क्या है, यहाँ पर मिलती है गंगा, यहाँ पर मिलती है यमुना, गंगा है, यमुना है, ऊपर से आप जानते हो इतनी बहुत सारी, तो इसकी गंडक है, इधर आपको सोन नदी मिल जाएगी, ठीक है, ऊपर से आपको गोमती है, ओके, इधर से आपको गोमती है, इधर आप रामगंगा है, ठीक है, शारदा है, तो ये आप जानते हो कि इतनी नदियाँ यहाँ पे मिलेंगी आपको बहुत ज़्यादा, तो ये नहीं से फिर ये जल धारण करती है, तो फिर इस वाले क्षेत्र में वो क्या कर देती है, बारिश। और फिर आप जानते हो यही जो वायु है ना, वो एक्चुअली में समांतर इस प्रकार से नहीं चलती है, वो ऊपर के लिए ढकेलती हुई चलती है, ऊपर की ढकेलती हुई चलती है, तो इसका जो तराई मैदान है शिवालिक का, ये तराई वाला जो प्रदेश है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश के जो उधर वाले जो जितने भी जिले हैं, राइट, उधर से आप सहारनपुर से लेकर आप ले लो, बागपत है नीचे, और आप देखोगे तो जितने भी आपको उधर आप राज्य मिलेंगे ना, जिला मिलेंगे, वो आपको सब तराई में मिलेंगे, दलदली क्षेत्रों में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इस समय ये वायु आई उधर से घसीटती हुई चलती है आगे, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो फिर यही वायु जानते हो ये ऊपर तक जाती है, ऊपर तक जा रही है, तो ये देखो यहाँ, और जब ये देखो यहाँ तक आ गई, अब यही वायु है यहाँ तक आ गई, क्यों, ऊपर गंगा है ना, गंगा ऊपर है, ऊपर से इतनी सारी नदियाँ आती हैं, तो यहीं से ऊपर लो प्रेशर होता बनता चला जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसकी तुलना में यहाँ कम होता है, ठीक, इसकी तुलना में थोड़ा कम होता है, तो यहाँ भी बारिश करती है खूब अच्छे से। यूपी वाला क्षेत्र है, यूपी जैसे आप जानते हो, इधर कानपुर है, इधर आप जानते हो इधर कानपुर है, कानपुर उन्नाव, इसके बाद औरैया वाला क्षेत्र है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, बाद में होती है ये, जब मानसून जब लास्ट में आता है तब होती है आकर के, राइट। लेकिन आप जानते हो फिर यही वायु ऊपर चढ़ जाती है, तो यहाँ पर अब वायु जैसे ही ऊपर चढ़ी, देखो यहाँ पर वायु जैसे ही ऊपर चढ़ी, तो यहाँ पर आप जानते हो एक तरफ तो ये आ रही है, एक तरफ तो ये आ रही है, और दूसरी तरफ ये आ रही है, तो अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है
यहीं पर ये वायु आपस में जाती ही टकराए तो आपने देखा हो यहाँ बादल जैसी फटने जैसी घटनाएं हो जाती हैं। एक्चुअली बादल वैसे यहाँ नहीं फटना चाहिए था, लेकिन फट क्यों रहे हैं उत्तराखंड में? वो एक तो आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र की वायु जा रही है घसती हुई, घसीट मतलब हिमालय को मतलब हिमालय के सहारे जा रही है, दूसरी जो इधर अरावली के सहारे आ रही है, राइट। तो ये दोनों आपस में वहाँ क्षेत्र में मिलती हैं जाके, रॉकेट ऊपर से मिलती हैं जा करके। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये वायु जैसे ही वायु मिली तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही मिली वैसे भी यहाँ पे ग्लेशियर रहते ही, ऊंची ऊंची यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं ही, वैसे भी ऊंचे ऊंचे पर्वत तो हैं ही यहाँ पे। तो आप जानते हो जैसे ही दोनों मिली तो फिर यहाँ पे आपस में यही एकदम ऊपर जाती हैं, और ऊपर जाती हैं दोनों ने आर्द्रता कर ली ठंडी, राइट। ऊपर ने आर्द्रता ठंडी कर ली, और जैसे ही आर्द्रता ठंडा की तो वे क्या करते हैं आपस में जाते हैं टकराए। आपस में जैसे ही टकराए तो फिर उत्तराखंड में आप जानते हो बादल फटने जैसी घटना रहती हैं। तो 2013 में देखो कितना बड़ा बादल फटा था उत्तराखंड में, त्रासदी आई थी, लाखों करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ, पूरा उत्तराखंड ही बहा दिया था। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि यहाँ वाले जो क्षेत्रों में बारिश आपको हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आपको अरब शाखा और बंगाल की खाड़ी जो शाखा है एक्चुअली में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, अब ये है कि जैसे आप जानते हो ना कि यहाँ से आप जानते हो कि ये जो वायु घसती हुई चलती है तो यहाँ पे दर्रा मिल जाते हैं, बहुत सारे दर्रे आपने यहाँ पे पढ़ा हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको दर्रे मिल जाएंगे। सिक्किम में इधर सिक्किम, इधर आपको सिपला दर्रा मिलता है, इधर आपको यांगयाब दर्रा मिलता है, ठीक है। तो और भी दर्रे हैं। तो ये जो दर्रे मिल जाते हैं दर्रे से क्रॉस कर जाती है, लेकिन अब इतनी सारी वायु है तो वो सब तो क्रॉस कर नहीं पाएगी। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही डिटेल से आपको समझाए हैं। हाँ, थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मेरा उद्देश्य ही रहता है कि मैं आपको अधिक से अधिक नॉलेज देने का प्रयास करें, अधिक से अधिक समझाने का प्रयास करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं भी मिस्टेक अगर आपको लगती है कि मिस्टेक सर ने यहाँ बता दी है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं उसको, आप अपने कॉपी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, या मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ ऐसी मिस्टेक बता दी है। तो ये चीज़ें हैं उसमें सुधार रहेगा, लेकिन मैं इतना डीपली बताता हूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं अपनी गलतियों में सुधारात्मक प्रयास अंदर करता हूँ। ओके, चलो।